नमस्कार। सोने की कीमतें तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ बिल्कुल। जून 2025 में देखिए 10 ग्राम सोना 66,000 रुपए के पार चला गया है। जी। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पिछले एक महीने में ही मतलब मई से जून के बीच करीब 3,000 से 4,000 रुपए का उछाल आया है इसमें। हाँ, ये तेजी काफी तेज रही है पिछले कुछ हफ्तों में। कीमतें एकदम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन फिर भी भारत में मांग कम नहीं हो रही। ये थोड़ी अजीब बात है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि भाई इस तेजी के पीछे चल क्या रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पहेली के तार जो हैं वो काफी हद तक वैश्विक परिस्थितियों से मतलब ग्लोबल सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जी। दुनिया भर में एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता फैली हुई है। अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ मंदी की आशंका, लोग डरे हुए हैं। हाँ, वो खबरें तो आ रही हैं। एक घटा रहे हैं। अब जब ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड जैसे जो निवेश होते हैं उनका रिटर्न कम हो जाता है। ओके, तो वो कम आकर्षक हो गए। हाँ, कम आकर्षक। नतीजतन निवेशक फिर सोने को देखते हैं, एक सुरक्षित ठिकाना, है ना? अच्छा, ये तो हुई अनिश्चितता की बात, लेकिन मैंने सुना है डॉलर भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। उसका क्या असर है? डॉलर इंडेक्स की बात होती है अक्सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डॉलर इंडेक्स जो मतलब दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की ताकत दिखाता है, उसमें गिरावट आ रही है। अच्छा। अब क्योंकि सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादातर डॉलर में ही ट्रेड होता है, तो जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है। हाँ, बाकी करेंसीज के मुकाबले सोना खरीदना सस्ता लगता है, जिससे मांग बढ़ जाती है और डॉलर में कीमत ऊपर जाती है। समझी। और फिर वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी तो हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, चीन ताइवान का मामला भी गर्म रहता है। बिल्कुल सही। कहीं ये सब मिलकर सोने को एक तरह से क्या कहें, एक फाइनेंशियल छतरी जैसा बना रहे हैं कि भाई आर्थिक अनिश्चितता की बारिश हो तो सोने की छतरी के नीचे आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। ऐसे अस्थिर माहौल में सोना हमेशा से एक भरोसेमंद सेफ हेवन माना गया है, मतलब एक सुरक्षित निवेश। जी। जब भी दुनिया में कहीं तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तरफ भागते हैं और सोना उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है अक्सर। तो ये सारे ग्लोबल कारण हो गए। इनका भारतीय बाजार पर असर कैसे पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ कीमतें इतनी ज्यादा हैं, फिर भी सोना खूब बिक रहा है, आयात कम नहीं हो रहा, खासकर शादियों और त्योहारों में। सही कहा आपने। ऊपर से रुपया भी तो कमजोर हो रहा है, उससे आयात और महंगा नहीं हो जाता। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। देखिए, कीमतें ऊंची हैं, लेकिन भारत में सोने का एक सांस्कृतिक महत्व है। त्योहार है, शादियां हैं, तो मांग बनी रहती है। हाँ, ये तो है। और हाँ, आपने सही कहा, कमजोर होता रुपया आयातित सोने की लागत बढ़ा देता है, तो घरेलू कीमतें और ऊपर चली जाती हैं। लेकिन कहानी का एक अहम हिस्सा भारत के अपने घरेलू समीकरणों में भी है। अच्छा, जैसे कि आरबीआई की बात हो रही थी कि भारतीय रिजर्व बैंक सोना खरीद रहा है। जी हाँ। क्या ये सिर्फ डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश है या कुछ और भी है? देखिए, आरबीआई का सोना खरीदना सिर्फ डॉलर से डाइवर्सिफाई करना ही नहीं है। ये एक तरह से वैश्विक स्तर पर जो सेंट्रल बैंकों की सोच बदल रही है, उसका भी संकेत है। अच्छा, मतलब दूसरे सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं? हाँ, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खासकर इस जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के माहौल में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसमें विविधता लाने के लिए सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। ओके। तो आरबीआई की ये जो कार्रवाई है, ये उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और जाहिर है, जब देश का सेंट्रल बैंक सोना खरीदता है तो उससे घरेलू बाजार में मांग को और बल मिलता है। और आम निवेशक, हम और आप जैसे लोग, क्या बढ़ती महंगाई और शेयर बाजार की जो उठापटक चलती रहती है वो भी लोगों को सोने की तरफ धकेल रही है? निश्चित रूप से। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जब बढ़ती है तो लोग अपनी बचत की कीमत बनाए रखने के लिए सोने को एक सेफ ऑप्शन मानते हैं। सदियों से यही होता आया है। हाँ। और साथ ही जब शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो, अस्थिरता हो, तो भी निवेशक थोड़ा घबराते हैं और सोने जैसे स्थिर माने जाने वाले एसेट की तरफ जाते हैं। इसमें एक और चीज जोड़नी पड़ेगी। सरकार सोने के आयात पर करीब 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। वो भी घरेलू कीमतों पर दबाव डालता है। ओह हाँ, वो 15% वाला फैक्टर भी है। बिल्कुल। अगर हम पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो ये सारी बातें एकदम साफ नजर आती हैं। जून 2024 में सोना करीब 58,000 रुपए था प्रति 10 ग्राम। जी। जनवरी 2025 आते आते 62,000 हो गया। हाँ। और अब जून 2025 में 66,200 के भी पार। तो ये दिखाता है कि कैसे ये सारे ग्लोबल और घरेलू कारण मिलकर लंबी अवधि में
कीमतों को लगातार ऊपर ही धकेल रहे हैं। हाँ, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ऊपर का ही दिख रहा है, लेकिन निवेश के नजरिए से अगर बात करें तो ये समझना जरूरी है कि छोटी अवधि में मतलब शॉर्ट टर्म में कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है, करेक्शन जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी नरमी आ सकती है। हाँ, हो सकता है। कभी मुनाफा वसूली होती है, कभी बाजार का सेंटिमेंट बदलता है। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें, लॉन्ग टर्म की, तो सोना हमेशा धन संरक्षण यानी कैपिटल प्रोटेक्शन का एक मजबूत स्तंभ माना गया है। मतलब पैसा बचाने के लिए अच्छा है, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि बहुत तेजी से बढ़े। बिल्कुल। ये शायद आपको बहुत तेजी से रिटर्न ना दे, जैसे शायद कुछ शेयर्स दे दें, लेकिन आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने में इसकी भूमिका बहुत अहम है। फिजिकल गोल्ड खरीदने में कई लोगों को लॉकर वगैरह की चिंता होती है, सुरक्षा की। क्या इसके अलावा भी निवेश के तरीके हैं? हाँ, आजकल कई अच्छे और आधुनिक विकल्प मौजूद हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, SGBs जिन्हें कहते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये सरकार जारी करती है तो सुरक्षित हैं, इनमें कोई मेकिंग चार्ज वगैरह नहीं लगता, और सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ में सालाना 2.5% ब्याज भी मिलता है। अरे वाह, ब्याज भी? जी, जो आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलता। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड है या फिर गोल्ड ETF हैं। ETF मतलब? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह से सोने में निवेश का तरीका है, जिसे आप शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं। आसान है काफी। तो कई विकल्प हैं। तो अभी के हालात देखकर क्या अनुमान लग रहे हैं? क्या ये तेजी ऐसी ही चलती रहेगी? देखिए, कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर ये वैश्विक तनाव, महंगाई का दबाव और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जारी रहती है, तो हो सकता है 2025 के अंत तक सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल भी छू ले। 70,000? हाँ, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। बाजार कई बातों पर निर्भर करता है, कुछ भी पक्का कहना मुश्किल है। तो ऐसे में निवेशकों को क्या सलाह देंगे आप? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि पैनिक में आकर, मतलब घबराहट में खरीदारी या बिकवाली ना करें। सोच समझकर फैसला लें। हाँ। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो शायद कीमतों में किसी संभावित गिरावट का इंतजार करना एक रणनीति हो सकती है। थोड़ा रुक कर देखें। ओके। SGB एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है, खासकर उसके ब्याज और टैक्स लाभ के कारण। और हाँ, हमेशा याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब अपने कुल निवेश का एक हिस्सा ही सोने में लगाएं। आमतौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 15-20% से ज्यादा नहीं, बाकी पैसा दूसरे एसेट्स में लगाएं। ठीक है, ये बहुत काम की सलाह है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सोने की कीमतों में ये जो जबरदस्त उछाल है, इसके पीछे ग्लोबल अनिश्चितता है, डॉलर कमजोर हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, RBI और दूसरे सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, घरेलू मांग मजबूत है, लोग महंगाई से बचने के लिए सोना ले रहे हैं, और ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी भी है। मतलब कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मिला जुला असर है, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? मौजूदा कीमतों और इन तात्कालिक कारणों से अगर हम थोड़ा हटकर सोचें, तो ये सोचना अहम है कि ये जो बदलती हुई वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, सेंट्रल बैंकों की रणनीतियां बदल रही हैं, ये सब मिलकर अगले दशक में सोने की जो पारंपरिक भूमिका है एक सुरक्षित भंडार संपत्ति यानी रिजर्व एसेट के तौर पर, उसे कैसे बदल सकते हैं। क्या वो भूमिका वैसी ही रहेगी या उसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। भविष्य में सोने का रोल क्या होगा? जी, इस पर विचार करना भविष्य के लिए जरूरी होगा।